शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये है इसकी वीडियो का भाग 3। इससे पहले वाले 2 भाग अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप ये सभी भाग क्रमशः देखते हैं तो आपको अन्य किसी भी गाइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही टीचिंग मेथड्स का अन्य कोई वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर का यूट्यूब चैनल। और यदि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो शिक्षण विधियों का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संस्कृत शिक्षण विधियों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: परंपरागत या प्राचीन विधि, नवीन या आधुनिक विधि और नवीनतम उपागम। इसमें से हम पढ़ रहे थे परंपरागत या प्राचीन विधि को, और इसके 2 भाग मैंने आपको बताए, और वो 2 विधियां हैं पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा, और दूसरी है व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि। जिसमें से पाठशाला विधि को हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि कौन कौन सी प्रविधियां इसमें प्रयोग में लाई जाती थी उस समय शिक्षण कार्य के दौरान। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि को। दोस्तों, इसे भंडारकर विधि क्यों कहते हैं और व्याकरणानुवाद विधि क्यों कहते हैं, इसके साथ ही इसमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताता हूं, आपको साथ में लिखने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप या तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं पहले से, ऐसे ही लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो वो पेज जो है वो फॉरवर्ड हो नहीं पाता है डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल तक। तो आपको पहले ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में जो लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और इससे भी सरल तरीका तो ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लो और उसमें ऊपर टाइप कर लो स्काई एजुकेयर। ये नाम देख रहे हो यहाँ पर स्काई एजुकेयर, ये लिखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है और बहुत आसानी से ज्वाइन हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसलिए पढ़ते समय आपको लिखने का प्रयास नहीं करना है बीच में, आप आराम से ध्यानपूर्वक इसको सुनो और पूरे आनंद के साथ सुनो तो आपके कंठस्थ हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो भंडारकर विधि क्यों कहते हैं और व्याकरणानुवाद विधि जो है इसमें क्या क्या कार्य होता है उसको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, यह विधि जो है ये 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति का ही रूप है। यानी लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में जो शिक्षा पद्धति विकसित की गई थी उसी का ही विकसित रूप क्या है, भंडारकर विधि या व्याकरणानुवाद विधि है। अब प्रश्न ये आता है कि इसको भंडारकर विधि क्यों कहते हैं। तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनके द्वारा इस विधि को प्रारंभ किया गया था, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी की। तो इनके द्वारा इस विधि को प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसे भंडारकर विधि कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि पर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें एक का नाम है मार्गोपदेशिका और दूसरी का नाम है संस्कृत मंदिरांत। ये दोनों पुस्तकें इस विधि पर इन्होंने लिखी, ये नाम आप याद रख सकते हैं। इस विधि पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है। जो पश्चिमी देशों में, जो पाश्चात्य देश हैं, उनमें जो शिक्षा पद्धति अपनाई गई वही शिक्षा पद्धति का प्रभाव हमें भंडारकर विधि या व्याकरणानुवाद विधि पर भी दिखाई देता है। और इस लाइन को आप देखिए, यहाँ पर भी आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, संस्कृत से अंग्रेजी में यहाँ पर अनुवाद किया जाता है इस पद्धति में। ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मातृभाषा से या प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद जो किया जाता है उसमें मातृभाषा कौन सी भाषा है और द्वितीय भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर मातृभाषा या प्रथम भाषा दोनों संस्कृत को बताया गया है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी को माना गया है। ठीक है, तो मातृभाषा से द्वितीय भाषा में यानी संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना,
इस पद्धति में हुआ करता था, ध्यान में रख लेना है। प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा अंग्रेजी। मातृभाषा बोले तो भी संस्कृत, देखिए मातृभाषा संस्कृत है, प्रथम भाषा भी संस्कृत है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी को माना गया है। तो मातृभाषा से अंग्रेजी में बोले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, और प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा बोले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझना इतना है आपको कि संस्कृत से सीधा अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी से फिर संस्कृत में, हिंदी वगैरह का नाम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस विधि पर वामन शिवराम आप्टे ने एक पुस्तक लिखी, ये भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे, जिनका नाम जिस पुस्तक का नाम क्या है, स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, इस विधि पर लिखी गई है, व्याकरणानुवाद विधि पर यह पुस्तक। इस विधि के माध्यम से कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति को जागृत करने और अभ्यास पर बल दिया जाता है। देखिए, यदि आप व्याकरण के नियमों को समझ जाते हैं तो आपको कंठस्थ करना, रटना जरूरी नहीं है। यानी बोध शक्ति को जागृत किया जाता है, यहाँ पर समझाया जाता है नियमों को कि ये नियम किस तरह से बने हैं, क्यों बने हैं, इसलिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति को जागृत करने, यानी आपकी बोध करने की जो शक्ति है उसको जागृत करने के अभ्यास पर बल दिया गया इस विधि में। तो ये कुछ खास बातें हैं। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस विधि के द्वारा सबसे पहले संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। जो भी संस्कृत का व्याकरण का पाठ होता है उसकी उदाहरण के साथ में व्याख्या, एग्जाम्पल दे दे करके उसकी व्याख्या की जाती है, और उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। जो भी व्याकरण नियम उस व्याख्या में के दौरान जो पढ़ाया जाता है या उस व्याख्या में जो सहायता ली जाती है जिस व्याकरण नियम की, उसका पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है, बार बार उसका रिवीजन करवाया जाता है, और अभ्यास के लिए नए नए शब्द उसमें बताए जाते हैं। जो भी नए शब्द काम में लिए जाते हैं उनकी भी व्याख्या की जाती है। कौन से शब्द के लिए अनुवाद करेंगे तो कौन सा शब्द काम में आएगा, तो इस तरह से नए शब्दों का भंडारण वहां पर हो जाता था। यानी शब्दकोश का ज्ञान जो है वो अच्छे से हो जाता था। उन वाक्यों के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्दों का बोध कराया जाता। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याकरण अनुवाद विधि के सोपान कौन कौन से हैं। तो 4 सोपान इसके बताए गए हैं, जिसमें पहला है व्याकरण पाठ, उदाहरण सहित व्याख्या व अभ्यास। व्याकरण पाठ, जैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जो भी पाठ होता था व्याकरण का, उसकी उदाहरण सहित व्याख्या की जाती थी। कौन सी संधि है, कौन सा समास है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो जो एग्जाम्पल काम में लिए जाते थे उनकी भी व्याख्या की जाती थी। उसमें कौन कौन से नए शब्द काम में आए हैं, इस तरह से व्याकरण पाठ हुआ करता था। उदाहरण सहित व्याख्या व उसका बार बार अभ्यास करवाया जाता। तो पहले सोपान में ये कार्य होता। उसके बाद में द्वितीय सोपान में क्या होता, प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में उसका अनुवाद होता। पहली भाषा संस्कृत, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पहली भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी को माना गया है। प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद करवाया जाता है। और द्वितीय भाषा से तीसरा सोपान क्या है, तीसरे सोपान के अंतर्गत जो द्वितीय भाषा यानी कि अंग्रेजी से वापस संस्कृत में अनुवाद करवाया जाता है। तो ये इसके 3 सोपान हो गए। और चौथे सोपान में शब्दकोश का ज्ञान करवाया जाता है। शब्दकोश, अब यहाँ पर दोनों भाषाओं के शब्दकोश का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हम अंग्रेजी में तभी अनुवाद कर पाएंगे जब अंग्रेजी के शब्दकोश को भी हम समझते हों। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के शब्दकोश का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 सोपान हैं भंडारकर विधि के या व्याकरणानुवाद विधि के। और चलिए अब बात करते हैं इस विधि के गुण और दोषों की। तो इस विधि में जो गुण थे वो ये हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो अध्यापन कार्य करवाया जाता वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो बड़े नियम थे उससे छोटे नियमों की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, सरल नियमों से कठिन नियमों की तरफ शिक्षण कार्य होता था। ज्ञात से शुरू करते और अज्ञात की तरफ चलते थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता था। तो ये इसके गुण थे। कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता था। जैसे यहां पर बताया गया है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, हमें जो चीजें ज्ञात हैं वहां से शिक्षण कार्य शुरू करके अज्ञात की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो नियम नहीं आते उनको एक एक करके फिर बताते हैं। सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
ठीक है, बड़े से बारीकी की तरफ। तो ये नियम इसमें अपनाए गए। परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि की विशेषता है? व्याकरणानुवाद विधि की। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर कठिन नियमों को हटाकर सरल वर्गीकरण इसका प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इसके गुण थे। अब बात करते हैं इसमें कुछ दोष भी थे, उन दोषों की। तो इस विधि के दोष ये रहे कि उच्चारण, गति प्रवाह और साहित्य का अभाव। सीधी सी बात है, अनुवाद का कार्य होता था तो उच्चारण, गति प्रवाह और साहित्य का अभाव निश्चित रूप से होगा व्याकरण में। भाषण व श्रवण का विकास नहीं हो पाता था, क्योंकि साहित्य अध्ययन के अंदर उच्चारण का कार्य होता है, तो उच्चारण का विकास होता है। उच्चारण में आए हुए दोषों को दूर कर दिया जाता है, तो भाषण का विकास भी होता है। सुनने का विकास, कोई वक्तव्य देता है तो दूसरा सुनता है, लेकिन व्याकरण में इस तरह के कार्य कम होते हैं, नियम वगैरह ज़्यादा होते हैं। व्याकरण अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद पर अधिक, यानी व्याकरण के माध्यम से अनुवाद पर अधिक बल दिया गया कि संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जाए। तो ये इसके कुछ दोष भी रहे हैं। इस तरह से हमने परंपरागत या प्राचीन विधि को कंप्लीट पढ़ लिया है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा, और दूसरा भाग था व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि। जिन दोनों को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगली विधि हम जो पढ़ेंगे वो है नवीन या आधुनिक, और इसमें कौन कौन सी प्रविधियों को शामिल किया गया है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नवीनतम उपागम भी समझेंगे। नवीनतम उपागम की कौन कौन सी प्रविधियां हैं, इन सब को भी समझेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये बेल का आइकन आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स को शामिल कर लिया जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।